हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस 13 चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उसके पहले हम आपसे कहेंगे बेटा, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है फिर से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और पूरा इसी तरह से हम लोग जैसे डिस्कस किए हैं पूरा इसी तरह से डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर। और लास्ट में हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अबाउट 50 या 100 क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें हम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, विदाउट हेजिटेशन आप डाल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं या हम कह सकते हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो आपसे पूछ रहा है कि जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है PEP, वह प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो ऑप्शन क्या है आपका? C3 साइकिल, C4 साइकिल, फिर आप देख रहे हैं C3 प्लांट, दूसरा आपका है C4 प्लांट, तीसरा आपका है C2 प्लांट, चौथा आपका है C2 एंड C4 प्लांट बोथ, C3 एंड C4 प्लांट बोथ। तो अब आप बताइए, हाँ बोलिए क्या होगा? देखिए हम लोग बात किए थे कि जो C4 साइकिल होती है उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है? PEP, जिसे आप क्या कहते हैं? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और फिर हम लोग बात किए थे कि वह PEP क्या करता है? इन्वायरमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट का। देखिए फर्स्ट का होगा सेकेंड, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग बात किए थे कि जो आपका होता है कौन सा? C4 का साइकिल में, C4 साइकिल में क्या होता है कि आप जानते हैं वहां पे PEP आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? तो आपसे पूछा गया कि कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला क्या दिया गया आपका? लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ सनलाइट। ये तो आपका है 10% ऑफ सनलाइट, लेकिन हम बात किए थे कि 10% क्या होता है? ये आपका यूज होता है। नेक्स्ट क्या दिया है आपसे? सेकेंड ऑप्शन, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.5% कैन इनहांस CO2 फिक्सेशन रेट। ये तो पता ही है आपका, लेकिन इसमें पूछा कि विथ रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। तो आप जानते हैं ये भी करेक्ट है। हम लोग बात किए थे इन्वायरमेंट का CO2 कितना होता है? 0.3 से कितना होता है? 0.4। और उसके बाद हम लोग बात किए थे कि 0.05 तक इंक्रीज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या होता है? वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ इनहांस्ड फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्या दिया गया? तो गलत स्टेटमेंट आपका है, क्योंकि आप जानते हैं C4 प्लांट क्या होता है? वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। यहाँ पे दिया गया C4 प्लांट का लोअर टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम होता था। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। अगला क्या है? टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन ग्रोन इन CO2 इनहांस्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हम कह सकते हैं C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। ऐसा नहीं है, हायर टेम्परेचर रिस्पॉन्ड नहीं करता विथ इनहांस फोटोसिंथेसिस विथ वाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ऐसा नहीं, इसका अपोजिट होता है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग थर्ड में देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। अब आपसे पूछा गया कौन सा प्रोसेस आपका है जो मेजर डिफरेंस शो करता है किसमें, C3 और C4 प्लांट में। तो आप जानते हैं वो क्या होता है, आपको पता है फोटो रिस्पायरेशन। क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि हम लोग बात किए थे फोटो रिस्पायरेशन जो होता है वो किस प्लांट में पाया जाता है। तो आप जानते हैं ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें, C3 में, ठीक है। C4 में क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, A plant in your garden avoid photorespiratory loss has improved water use efficiency, so high rate of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? अब हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल कौन सा आप असाइन करेंगे इससे, आपको पता है कि इसमें होता है आपका कौन सा, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं C4, कौन सा होता है C4 प्लांट। तो आप यहाँ पे कहेंगे थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड मतलब C4 प्लांट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें देखते हैं हम लोग क्या है आपका, इमर्जन इन्हांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, अब देखिए क्या है, पहला ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोराइलेशन। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोराइलेशन वो तो अलग हो गया। सेकंड क्या है, फोटोफास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऐसा भी नहीं होता है। ये पूछा है रेड ड्रॉप इफेक्ट, तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट क्या है, टू फोटो सिस्टम स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली, ये हो जाएगा फिफ्थ का, आपको हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ का क्या होगा, थर्ड। फोर्थ छूट गया आपका, चलिए अच्छा फोर्थ देखते हैं। अच्छा थर्ड हो गया, फोर्थ में आते हैं, फोर्थ का कौन सा होता है वो छूट गया आपका, आप उसे नोट करिए, फोर्थ का आपका है थर्ड। अब हम आते हैं फिफ्थ पे। जब हम फिफ्थ पे चलते हैं तो यहाँ पे पूछा है कि क्या पूछा है आपसे फिफ्थ में कि इमर्जन इन्हांसमेंट। आपको बताया गया था इमर्जन इन्हांसमेंट क्या होता है कि जब वेवलेंथ आपकी 680 पे पहुंचती है, किस पे पहुंचती है 680 पे, तो उस समय आपको बताया गया था कि 680 पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करता है, उसे कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्जन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही वह उसके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज कर जाता है। तो कहाँ इन्वॉल्व होता है, पिगमेंट सिस्टम। आपको बताया गया था पिगमेंट सिस्टम क्या है, रिएक्शन सेंटर 680, रिएक्शन सेंटर 700। तो इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ का, आप कह सकते हैं फिफ्थ का हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ का देखते हैं। अगला देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या होगा, इसमें देखिए दिया गया है, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। तो आप जानते हैं सब प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बना, ल्यूमेन, तो हाईएस्ट नंबर कहाँ पाया जाता है, ल्यूमेन में। तो 6 का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 6 का हो जाएगा थर्ड, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही pH डिक्रीज करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है कहाँ पे, ल्यूमेन में। तो 6 का हो गया आपका थर्ड। अब हम आएंगे सेवेंथ में, चलिए सेवेंथ में देखते हैं उसमें क्या दिया गया आपका। सेवेंथ में क्या दिया गया है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलता है। फिर आगे क्या करा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, तो अगर हम बात करें कौन सा पेयर ऑफ इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, तो हम ये जानते हैं कौन सा होता है, मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो आप ये नोट करेंगे, सेवेंथ का क्या हो जाएगा, 2 नंबर, क्या इन्वॉल्व होता है, मैग्नीज एंड क्लोरीन, सेवेंथ का 2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8th नंबर। अभी हमारे पास जगह है थोड़ा सा, हम लोग यहाँ तक चलते हैं, 8 फिर 9 फिर कहाँ तक चल सकते हैं 10। तो चलिए हम लोग 8th में आते हैं। 8th में क्या दिया गया है आपका, एन ऑक्सीजेनिक
एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो आपको पता ही है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, रोडोस्पाइरेलम। तो हम कह सकते हैं 8 का फर्स्ट हो जाएगा, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे 8 का फर्स्ट। अब हम आते हैं 9th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। उसमें क्या है, ए प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अब आप जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो आपको पता ही है कि डिफरेंस क्या होता है, फोटोफास्फोराइलेशन। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था फोटोफास्फोराइलेशन एक में होता है एक में नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 9th का 2। चलिए 9th का 2 हो गया। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में आपको पता है 3 ही पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया पहला क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम, बाकी तीनों नहीं है, देख रहे हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा 10th का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 10th का फर्स्ट। अब हम आते हैं कौन सा, 11th में चलते हैं हम लोग। 11th का क्या होगा, देखिए इन क्रैंज एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल हैव। अब क्रैंज एनाटॉमी क्या था, आपको बताया गया था C4 प्लांट में पाया जाता है। होता क्या उसमें, आप जानते हैं बंडल शीथ सेल थिक वॉल होती है, और वो थिक वॉल क्या करते हैं, आप जानते हैं कि उसमें आप ये थिक वॉल होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में मदद नहीं करती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बात करते हैं, क्रैंज एनाटॉमी। तो क्या पूछा है, क्रैंज एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल हैव, क्या होता है इसमें, तो देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होता है। पहला दिया गया है थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस, थिन दिया है, थिन नहीं होती, आप जानते हैं थिक होता है इसीलिए डिफ्यूजन नहीं होता। दूसरा थिक वॉल, मेनी इंटरसेलुलर स्पेस, ऐसा भी नहीं है, टाइटली अरेंज्ड होती है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट थिन वॉल, मेनी इंटरसेलुलर, ये भी नहीं होता। लास्ट थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। 11th का क्या हो जाएगा आपका 4th, क्योंकि जानते हैं कि जो क्रैंज एनाटॉमी की बंडल शीथ सेल होती है वो कैसी होती है, तो आप जानते हैं वो आपकी होती है थिक वॉल और टाइटली अरेंज्ड होते हैं, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12th नंबर। चलिए 12th नंबर चलते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन आपका, कैम्प हेल्प द प्लांट इन, कैम्प हेल्प द प्लांट इन, कैम्प का किस में मदद करता है, तो पहला दिया गया आपका रिप्रोडक्शन, तो आप जानते हैं रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या दिया गया, सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डिजीज रेजिस्टेंट, ये भी आप जानते नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट बचा क्या, कंजर्विंग वाटर, क्योंकि जीरोफाइट्स में पाया जाता है कैम्प प्लांट, तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा 12th का 2। 12th का क्या हो गया 2 नंबर, क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करता। तो आप जानते हैं कैम मतलब क्या है, क्राइसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, और इसमें क्या होता है वाटर को प्रोटेक्ट करता है। तो आप जानते हैं जीरोफिटिक प्लांट में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगला देखिए 13th, PGA इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। हम लोग बात किए थे PGA मतलब क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड, और आपको बताया गया था कि ये कौन सा है 13th, और आपको बताया गया था 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आप ये भी जानते हैं C3 साइकिल। तो C3 साइकिल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किस पे, एल्गी पे, याद करिए। और कौन सा कार्बन यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन। तो क्या हो जाएगा 13 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 14th हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 प्लांट आर मोर इफिशियंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट ड्यू टू। अब अगर हम बात करें ऐसा क्यों, तो पहला दिया है लोअर रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हायर लीफ एरिया, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, तो आप जानते हैं 14 का यही होगा, क्योंकि जो आपके C4 प्लांट होते हैं वो मोर इफिशिएंट क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट नंबर ज्यादा पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए तो क्या होता है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट नंबर होते हैं ये ज्यादा आपके पाए जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ध्यान दीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए 14 का 3rd। अब आते हैं 15th पे हम लोग।
15 पे चलते हैं हम लोग। चलिए 15 क्या है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, जहां पे दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं तो वो कौन सा होगा। तो पहला अगर हम बात करें 15 का, Z scheme of light reaction takes place presence of PS system। फर्स्ट आप जानते हैं Z scheme मतलब क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और कहां पे था, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये क्या दिया, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये नहीं है। चलिए दूसरा क्या है, करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी डी एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा है, जो दोनों करेक्ट हों। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्या दिया, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज द फंक्शनल इन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ये तो सही है, क्योंकि आप जानते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्या दिया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये तो ठीक है, लेकिन एनएडीपीएच, अब एच कहां से मिलता है, तो आपको पता है किससे आता है, वाटर की जो फोटोलिसिस होती है, जो फोटोन निकलता है, जो प्रोटॉन निकलता है, वो क्या होता है, एनएडीपी रिडक्टेज। कहां पे होता है, साइड स्ट्रोमा में। और वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या बनाता है, NADPH2। तो ये कहाँ हो गया, नॉन साइक्लिक, क्योंकि वाटर टूटता कहाँ पे है, सेकेंड में, और ये कह रहा है किसमें, साइक्लिक। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रोमा लैमली लाइक फोटो सिस्टम सेकेंड एज वेल एज NADP। ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा लैमली की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बताया गया था स्ट्रोमा लैमली, हमने आपको नोट कराया था कि सेकेंड जो होता है सिस्टम, वो कहाँ पे होता है, बोलिए, स्ट्रोमा में। और ये क्या कर रहा है, स्ट्रोमा लैमली। तो हम कह सकते हैं लैक मतलब कमी। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही है, और दूसरा कौन सा सही है, डी। तो अब बी और डी किसमें मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं इसका हो गया 15 का फर्स्ट। चलिए 15 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं 16 पे, ठीक है। चलिए 16 पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है चलिए ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, चलते हैं फिर हम लोग 16th पे। आइए, क्या दिया गया है, क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ। अब आप जानते हैं क्रैंज एनाटॉमी, तो हमने बात किया था क्रैंज एनाटॉमी C4 प्लांट का एग्जांपल हम लोग जब नोट कर रहे थे, तो कौन से थे, सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या है, शुगर केन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा होगा, थर्ड, शुगर केन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 16 का हो जाएगा थर्ड। अब आते हैं 17th पे। चलिए 17th पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा क्या है, स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। जो पाथवे दिया है उसको स्टडी करना है। अब उसमें पूछा क्या है, क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड फॉर द थ्री ब्लैंक्स A, B एंड C। अब A कहाँ है, देखिए ये A है, दूसरा B कहाँ है, देखिए ये B है, और ये कहाँ है आपका, ये C है। देखिए ये क्या है आपका, C है। अब हम बात करते हैं A क्या होगा, तो आप कह सकते हैं A क्या हो रहा है, फिक्सेशन। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के द्वारा। तो क्या हो गया, फिक्सेशन। ए हो गया फिक्सेशन। देखिए कहाँ मिला फिक्सेशन, ऑप्शन में, ये देखिए 2 दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है। अगला देखिए बी क्या हो रहा है, बी में देखिए CO2 निकल रहा है, जो कहाँ जाएगा, C3 साइकिल में। ये क्या हो गया आपका, डी कार्बोक्सिलेशन। तो कहाँ, ये थर्ड, देखिए थर्ड पे हो गया फिक्सेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। और देखिए सी क्या हो रहा है, फिर से PEP बन रहा है, मतलब रीजेनरेशन। तो हम कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, किसका, 17 का। चलिए हम लोग कहते हैं 17 का थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, 18 पे। चलिए 18 पे चलते हैं हम लोग।
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 पे। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन। अब देखिए पूछा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन, मतलब जहां पे ऑक्सीजन निकलता था, हम जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एलगी सबसे पहले यूज किया गया था किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, जिसे आप कह सकते हैं अंतरिक्ष में भी ले जाया जाता है। तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन कौन सा है? ऑसिलेटोरिया। हम कह सकते हैं 18th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑसिलेटोरिया। ध्यान दीजिए 18th का हो गया ऑसिलेटोरिया। चलिए 18th का फर्स्ट। अब हम आते हैं 19th क्या दिया है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक पूछा है। आप जानते हैं साइक्लिक में क्या बनता है, आपको पता है केवल एटीपी, क्योंकि NADPH2 कहां बनेगा? जब हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा? 19 का एटीपी। एटीपी मतलब हम कह सकते हैं कहां दिया आप? थर्ड। चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन हो जाएगा 19 का? ये थर्ड एटीपी। ध्यान दीजिए एटीपी हो जाएगा थर्ड। अब हम आते हैं 20 पे। चलिए इसमें क्या दिया है? स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। अब देखिए पूछा है स्ट्रोमा ऑफ हायर प्लांट। स्ट्रोमा मतलब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है? तो एक आपको देखिए दिया गया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। ऐसा तो नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं लाइट कहाँ होता है? ग्रैना थैलेकॉइड में। फिर दिया है राइबोसोम। क्लोरोफिल तो आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट। फिर हम बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसा नहीं तो फिर हमारा क्या होगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड 20 का राइबोसोम। चलिए 20 का सेकेंड। अब हम आते हैं 21। 21 पे क्या दिया बेटा? चलिए स्टूडेंट देखते हैं दोस्तों 21 पे क्या है। चलिए ठीक है अगला आते हैं। द C4 प्लांट आर photosynthetically more efficient than C3 plant because। अब देखिए ये पूछा है, फिर से देखिए क्या पूछा है कि C3 plant are photosynthetically more efficient than C4 plant photosynthetically more efficient than C3 plant। ये आपसे बोल रहा है कि C4 प्लांट जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस मोर इफिशियंट होता है C3 की तुलना में। अब अगर हम बात करें क्यों होता है तो ध्यान दीजिए पहला क्या है? दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट। पहला ही आपको सही मिल गया। क्या है इसका सही ऑप्शन? दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट 21 का फर्स्ट। फिर भी हम लोग देखते हैं और ऑप्शन क्या दिया है दूसरा? द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर। इससे तो मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्योंकि आप जानते हैं C4 का कितना था? याद करिए C4 का कंपनसेशन कितना था? 360 और C3 का कितना था? 450। ठीक है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है? CO2 जनरेशन ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल्ड थ्रू PEP कार्बोक्सिलेशन। तो आपको पता है PEP कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हो गया? आप जानते हो उसमें चला जाता है C3 साइकिल में, लेकिन ये भी रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? द CO2 इफ्लुएंट इफ्लेक्स इज नॉट प्रिवेंटेड। ये भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं 21 कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब हम आते हैं किस पे? 22 पे। चलिए अब 22 की बात करते हैं तो क्या दिया गया है? इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसाइज ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन। देखिए CO4 में मैलिक एसिड कब बनता है? तो अगर हम बात करें मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो आप जानते हैं मेसोफिल सेल में, क्योंकि बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड नहीं बनता। तो ठीक है तो हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा इसका? 22 का कौन सा हो जाएगा? 22 थर्ड नंबर मेसोफिल सेल 22 3। चलिए देखिए ये है 22 का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर मेसोफिल सेल। अब हम आते हैं 23 क्वेश्चन में। चलिए
जब हम 23 में चलते हैं तो इसमें हमारा कौन सा है, पहला आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाई। तो फोटोसिस्टम सेकेंड में आप जानते हैं क्या होता है, क्यूनोन, आपको बताया गया था। और दूसरा नाम क्या दिया गया था, एक वर्ड और यूज किया गया था, फाइफाइटीन, फियोफाइटीन, याद करिए, क्यूनोन या फियोफाइटीन। तो 23 का कौन सा हो जाएगा, 23 का 4 नंबर, 23 का 4th। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, सेम क्वेश्चन है, जिसे भी हम क्या कहते हैं, क्यूनोन। तो 24 का क्या हो जाएगा, क्यूनोन, मतलब फर्स्ट, 24 का फर्स्ट क्यूनोन। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 24 के बाद कहां पे आ गए, 25 में क्या दिया है, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल्स ऑफ मेसोफिल सेल। फिर हम बात करते हैं C4 कहाँ होता है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड बनता है, फिर डिफ्यूज होकर कहाँ जाता है, C4 में। तो ये आपको हो जाएगा 25 का, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, मेसोफिल सेल। तो हम कह सकते हैं 25 का ये ऑप्शन सही है आपका, मेसोफिल सेल। देखिए 25 का कितना है मेसोफिल सेल, कौन नंबर है, 2 नंबर, चलिए 2 हो गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं 26 नंबर को रब कर लेते हैं। चलिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक यहाँ देखते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ पहुंचे, 26। चलिए 26 पे चलते हैं। क्या दिया है, इन फोटो सिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ध्यान दीजिए यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, क्या दिया है, प्रिडॉक्सिन दिया है, नीचे क्या दिया, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, आयरन सल्फर प्रोटीन कहती है, ठीक है। और अगर ये आयरन सल्फर प्रोटीन नहीं होता तब आप क्या कहते, फिडॉक्सिन कहते। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 है, फिडॉक्सिन प्लस आयरन सल्फर प्रोटीन दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है, एनसीईआरटी में दिया गया है आयरन सल्फर प्रोटीन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो 26 का हो जाएगा 4। चलिए क्या हो गया इसका, ये हो गया 4th नंबर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 27। इसमें देखिए ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, देखिए ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन। तो फोटो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला रिएक्शन कहाँ होता है, तो आपको बताया गया था कहाँ होता है, क्योंकि आप जानते हैं 2 सेल होती है, एक सेल आपकी कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन लिया जाता है, दूसरा पैराक्सीसोम में लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो तो गया। दूसरा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, यही पूछा है। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग मतलब ऑक्सीजन को लेने वाला, ठीक है। कंज्यूम मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन को लेने वाला, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा इसका 27 का 2nd, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं, हो सकता है कोई और अच्छा हो। ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम, तो ग्रेना में होता नहीं। नेक्स्ट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ भी नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं अकेले तो होता नहीं है, ये पूछा है ऑक्सीजनिक, तो 2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2nd, 27 का 2nd। क्या होगा 27, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2nd, ये हो जाएगा 27 का
सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं 27 सेकेंड। नेक्स्ट आएंगे 28 में। क्या पूछा है? द फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस limited by atmospheric CO2 leaves because, मतलब क्या हुआ इसका? फिर से देखिए, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड कह रहा है ये। ठीक है, कौन सा है? 24 लेस लिमिटेड। आगे सॉरी 27, कितना है? 28 में हम लोग चल रहे हैं। रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाई एटमॉस्फेरिक CO2 लीप्स। अब 28 में हम लोग चलेंगे तो क्या होता है? पहला देखिए क्या दिया गया है, 4 कार्बन एक्ट आर प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन। ये तो होता नहीं, आप जानते हैं। फिर क्या कर रहा है? द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया PEP मतलब फास्फोइनाइल पायरुविक एसिड। तो यही आपका होगा PEP, क्योंकि देखिए इसमें करा है CO2 फिक्सेशन किससे से होता है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन तो आप जानते हैं ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है, तो वो लेता नहीं है। नेक्स्ट इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल, इससे भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट रुबिस्को इन C4 प्लांट हैज हाई एफिनिटी फॉर CO2, ये भी आपका नहीं। तो इसमें क्या पूछा है आपसे? फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया PEP मतलब कार्बोक्सिलेज। तो हो जाएगा 28 का 2, 28 का 2 यहाँ पे नोट करेंगे, 28 का 2। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 29 क्या दिया है, चलिए देखते हैं। एज कंपेयर टू a C3 plant, how many additional molecule of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar in C4 plant? ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 2 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा ये, क्योंकि ग्लूकोज पूछा क्या है? 1 molecule of hexose sugar। समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए, हम पूरा रिकैप कराते हैं आपको। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग टोटल ATP कैलकुलेट कर रहे थे C4 प्लांट में, टोटल ATP हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे C4 प्लांट में। ठीक है, लाइट ऑन कर दीजिए जरा, लाइट। जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो बताए थे कि C4 प्लांट में कंडीशन क्या होती है कि C4 प्लांट में 2 ATP और C3 में कितने होते हैं? 3 ATP और 6 राउंड चलता है, हम आपको नोट कराए थे। तो टोटल कितने हो गए? 5 ATP और 6 राउंड हो गया, 5 to 30 ATP। लेकिन अब देखिए 6 3 18 हमारे निकलते हैं C3 में, तो बचे कितने? 30 में 30 में से 18 आप माइनस कर देंगे, कितने बचे आपके? 12 ATP। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका 29 का 12 ATP मतलब 4। ठीक है, तो आप देखिए मैं वहां पे नोट कराया था आपको जब हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे थे कि C4 में जब ATP का कैलकुलेशन किए थे तो C4 में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए फिक्सेशन में 2 ATP और C3 साइकिल में 3 ATP, टोटल कितने हुए? 5 ATP एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये C4 का पूछा कितना एक्स्ट्रा होगा, तो 6 राउंड चलती है, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 राउंड के बाद कि 6 टाइम, तो 2 एक मॉलिक्यूल, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मतलब तभी एक मॉलिक्यूल आपका हेक्सोज बनेगा, तो 6 2 12, ये हो जाएगा इसका 29 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया इसका 4। चलिए अगला देखते हैं 30 क्वेश्चन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार हैज द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग बात किए थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, याद करिए। ठीक है, तो जब हम लोग बात किए थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो वहां बताया गया था 400 to 500, 500 to 600 और फिर
600 to 700। तो होता क्या है, एक्टिव जो ऑप्शन जो था 4 to 5 में हाई फोटोसिंथेसिस, 6 to 7 में और 5 to 6 में नहीं होता। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 4 to 700 हो जाएगा 30 का फर्स्ट। 30 का क्या हो जाएगा, देखिए 30 को हो जाएगा आपका ये फर्स्ट, ठीक है। चलिए 30 का फर्स्ट। अब हम आते हैं 31st में देखते हैं क्या होगा। इन C4 प्लांट द बंडल सीड सेल्स, अब देखिए हैव थिन वॉल टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, तो थिन तो होता नहीं, आपको पता ही है। दूसरा हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी नहीं होता। हैव रिच PEP कार्बोक्सिलेज, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट हैव ए हाईली डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो 32 में क्या हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा 31 था आपका। 31 में क्या हो जाएगा आपका, हैव ए हाईली डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपका हो जाएगा हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। 31 का मतलब 4, 31 को हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं अभी 31 4 कैसे 4 होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि जो C4 प्लांट में पूछा है बंडल सीड सेल क्या करेक्टर है। हैव थिन वॉल, ये तो थिन वॉल उतनी थिक होती है, आपको पता है। दूसरा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता, ये भी आपको पता है। फिर आर रिच इन PEP कार्बोक्सिलेज, तो PEP कार्बोक्सिलेज कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में जो पहला रिसेप्टर काम करता है, ये भी नहीं होगा। हैव डेंस, तो ये आपका हो गया सही। नेक्स्ट 32, इसमें देखिए C4 प्लांट आर लेस इफिशियंट एट लो टेम्परेचर ड्यू टू, अब किस कारण से होगा 34, ड्यू टू 32, देखिए इसको, ड्यू टू लो O2 एफिनिटी ऑफ पीकेज, यहाँ तो O2 एफिनिटी होती नहीं है। नेक्स्ट कोल्ड सेंसिटिव, हमने बताया था आपको, उसे क्या कहते हैं, कोल्ड सेंसिटिव ऑफ PP सिंथेटेज एंजाइम, तो ये हो जाएगा 32 का 2। आपको बताया गया था कोल्ड ठंडा कहाँ पे होगा, C4 में, हम लोग बात किए थे ना कि ठंडा किससे रिलेटेड है, C4 से, C3 से नहीं। नेक्स्ट ये हो गया आपका कोल्ड सेंसिटिव मतलब 32 का 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट 33, इस क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या दिया है आपको, C4 प्लांट कैन टॉलरेट सेलाइन कंडीशन ड्यू टू, 33 का देखिए, ड्यू टू अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं ऑक्सैलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड बनता है, तो मतलब फर्स्ट हो गया। C4 प्लांट ज्यादा टॉलरेट करता है क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो आप नोट करेंगे C33 है ना, कौन सा है 33 का फर्स्ट, क्योंकि वहां जानते हैं ऑक्सैलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड पायरुविक एसिड यही सब बनता है। नेक्स्ट विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर नॉट बेनिफिटेड बाय CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, अब देखिए यहां पूछा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है 34 में। तो 34 में क्या दिया है, पहला प्लांट रिक्वायरिंग 3 ATP पर O2 फिक्सेशन, इसमें प्लांट रिक्वायरिंग 3 ATP पर CO2, तो ये आपको पता है केवल उसमें होता है C3 में। नेक्स्ट प्लांट विथ क्रैंज एनाटॉमी, 34 में देखिए प्लांट विथ क्रैंज एनाटॉमी, ये पूछ रहा है, यही आपका सही है। क्या पूछा है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर नॉट बेनिफिटेड बाय CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, जिसमें प्लांट में क्या पाया जाता है, क्रैंज एनाटॉमी पाया जाता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन में इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्लांट हैविंग हाई रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, ये भी मतलब नहीं है। प्लांट हैविंग सिंगल कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ हो जाएगा 34 का 2, कौन सा, प्लांट विथ क्रैंज एनाटॉमी 34 2 प्लांट विथ क्रैंज एनाटॉमी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 35, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर विच द C4 प्लांट रिक्वायर सम एक्स्ट्रा ATP, ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट। अब बात किया है 35 में कि एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल कहाँ पे होते हैं, तो आप जानते हैं एक्स्ट्रा कहाँ पे होगा, कन्वर्जन ऑफ पेप टू ऑक्सैलोएस्टिक एसिड नहीं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू PEP, तो यहाँ पे आप जानते हैं एक्स्ट्रा यूज होता है। तो पूछा क्या है,
प्लांट आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर विच द C4 प्लांट रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एटीपी। प्लांट को सम एक्स्ट्रा एटीपी कहाँ चाहिए, तो आप जानते हैं पायरुवेट से PEP जब बनता है तो एक्स्ट्रा एटीपी आपके रिक्वायरमेंट होता है। कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट ये भी नहीं होगा, कन्वर्जन ऑफ पिप टू मैलेट ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू पिप। ठीक है, पायरुवेट से जब क्या बनता है, पिप बनता है, तो उसमें से एक्स्ट्रा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हो जाएगा इसका 2, 35 का 2। चलिए 35 2। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 36। अब देखिए यहाँ दिया गया वेस्टफुल प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज। आपको बताया गया था फोटो रिस्पायरेशन वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ ना ATP निकलता है ना ADP निकलता है। 36 का हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, मतलब फोटो रिस्पायरेशन 36 फर्स्ट वेस्टफुल प्रोसेस हमने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, चलिए 37 देखते हैं। Pepcase and Rubisco in C4 plant are present respectively। आप जानते हैं पेपकेज कहाँ था, शुरू में मेसोफिल सेल, रूबिस्को कहाँ था, बंडल शीथ सेल में। चलिए देखते हैं 37 में ऑप्शन क्या दिया गया है, मेसोफिल सेल, साइटोप्लाज्म एंड थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड से मतलब नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि ये सब साइटोप्लाज्म की कहानी है, स्ट्रोमा के में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोमा एंड साइटोप्लाज्म कोई मतलब नहीं। फिर देखिए ये कर रहा है स्ट्रोमा एंड थैलेक्वाइड, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका जो पेपकेज था कहाँ पे था, मेसोफिल में, ये कहाँ पे था, बंडल शीथ। ठीक है, तो मेसोफिल सेल में क्या था, साइटोप्लाज्म, बंडल शीथ में क्या था, स्ट्रोमा। तो 37 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए 37 में हम लोग चलते हैं फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं 37 38। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। 38 में चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। पहला क्या दिया है, रीजनरेशन ऑफ पिप मेसोफिल सेल। इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। तो पिप का रीजनरेशन कहाँ होता है, मेसोफिल सेल, आप जानते हैं। दूसरा RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ये आपको पता है ये कहाँ पे होता है, RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। याद करिए, हमने कहा था कि जो आपका होता है C4 साइकिल, तो जो फोटो रिस्पायरेशन होता है वहाँ पे क्या कंडीशन होती है, ऑक्सीजनेज। ये साइटोप्लाज्म दे रहा है, सॉरी RUBP ऑक्सीजनेज क्लोरोप्लास्ट, तो आप जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज दोनों काम करता है फोटो रिस्पायरेशन। सेकेंड क्या दे रहा है, फोटो रिस्पायरेटरी लॉस साइटोप्लाज्म, रिस्पायरेटरी लॉस ऑफ CO2, फोटो रिस्पायरेटरी लॉस ऑफ CO2। CO2 का लॉस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, न कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपका इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिए क्या है ये, थर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि फोटो रिस्पायरेशन में कंडीशन क्या होती है, CO2 का जो लॉस होता है कहाँ पे होता है, तो आप जानते हैं कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वो अब क्या होता है, उसका लिक्विड मटेरियल मैट्रिक्स होता है। तो ये आपको हो गया थर्ड वाला इनकरेक्ट, 38 का थर्ड। चलिए अब हम चलते हैं 39। क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय, आपको बताया गया था ब्लैकमैन, कब दिए थे, 1905 में। 39 का 2 हो गया। चलिए अब हम आते हैं 40 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेयरली बीइंग ए लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेयरली की बात हो रही है, रेयरली मतलब जो बहुत कम काम करता हो लिमिटेड में। ठीक है, देखिए पहले क्या है, क्लोरोफिल, तो आपको पता है क्लोरोफिल होगा तभी होगा, ग्रीन होना चाहिए, तो लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता।
नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0 से 5 लेता कितना है, आप जानते हैं कि 0.03 से स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर, तो अब पता है टेम्परेचर भी कोई लेना देना नहीं, तो बचा क्या, लाइट। कहते हैं 40 का क्या हो गया, लाइट मतलब सेकेंड। अब हम आते हैं 41, 42, 43, 44, 45। चलिए 41 पे देखते हैं। प्लांट लाइक शुगर केन, देखिए शुगर केन फिर आ गया, कैम हैव हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई इफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बिकॉज ऑफ, अब देखिए ईएमपी तो आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, हम लोग पढ़ेंगे आगे। केल्विन साइकिल आप जानते हैं वो क्या होगा, डार्क का कंडीशन, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या करा, टीसीए आप जानते हैं रिस्पायरेशन का, ट्राई कार्बोक्सिलेज जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। बचा क्या आपका, एब्सेंस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। तो 41 का हो जाएगा फर्स्ट, 41 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 41 फर्स्ट। अब हम चलते हैं 42 में। 42 में क्या दिया है, द CO2 concentration at which C4 plant shows saturation। आपको पता है कि C4 का क्या था 360 और C3 का क्या था 450। तो यहाँ पे आपको पता है 42 में पहला क्या दिया है, 42 में 360, ये देखिए है ना, ये 360 हम आपको नोट कराए थे, सैचुरेशन पॉइंट C4 का 360, C3 का कितना होता है 450। तो इसका हो जाएगा 42 का 2, 42 2 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट अगला देखते हैं। चलिए 43, अब आप बताइए 43 में क्या होगा, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन एट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बताइए लीनियर रिलेशनशिप कहाँ पे मिलता है 43 का, ठीक है। देखिए पहला करा हाई लाइट इंटेंसिटी, तो हाई लाइट में बताया गया था लीनियर नहीं होता, ठीक है। दूसरा लो लाइट इंटेंसिटी, तो आप जानते हैं लीनियर होता है। फिर तीसरा आपको दिया गया है डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट में हमने आपको एक चीज नोट कराया था, स्कियोफाइट्स, याद करिए जो शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, तो लो लाइट इंटेंसिटी प्लस जो छाया में पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट घना फॉरेस्ट जो होता है, घना जंगल, तो वहां पे भी लाइट नहीं पहुंचती, तो क्या होती है लो लाइट इंटेंसिटी। तो सही क्या होगा 43 का, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि दूसरा तीसरा सही है, इसलिए आपका ये हो जाएगा, हाई लाइट में होता ही नहीं लीनियर। चलिए 43 का 4, 43 का 4। अब हम आते हैं 45, 44 हो गया, उल्टा हो गया क्या, 43 का 4 था, ठीक है। 44 नहीं डिस्कस किया क्या हम लोग, चलिए देख लेते हैं। हाँ 44 छूट गया, चलिए 44 देखते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन C4 साइकिल। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा था जो हमने दिखाया था ABC, वही करेक्ट सीक्वेंस यहाँ भी पूछ रहा है। क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन C4 साइकिल। तो पहला क्या है CO2 फिक्सेशन, पिप से आप जानते हैं ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है, फिक्सेशन हो गया। दूसरा क्या दिया गया यहाँ पे, रीकार्बोक्सिलेशन, ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं दूसरा क्या होगा आपका 44 चल रहे हैं हम लोग, हाँ 44 में क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन C4 साइकिल। हाँ ठीक है, तो पहला क्या करा आपका, करेक्ट सीक्वेंस पूछा, पहला क्या है CO2 फिक्सेशन, रीजनरेशन तो होता नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्या करा है, CO2 फिक्सेशन, रीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन, अब C4 याद करिए, तो पहले क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो कब होता है, लास्ट में होता है। इसके बाद क्या करा, ट्रांसपोर्ट ऐसा भी नहीं होगा, CO2 फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है कि C4 साइकिल में जब CO2 फिक्स होता है तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है, मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ में पहुंचता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 4th सही। ध्यान दीजिए क्योंकि सबसे पहले क्या होता है CO2 फिक्सेशन, पिप फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, क्या बनाएगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड।
और जैसे ही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा तुरंत क्या होगा, क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, मैलिक। और मैलिक के बाद आप कहाँ चला जाएगा, तो आप जानते हैं मैलिक के बाद वो आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, याद करिए, तो हम कह सकते हैं वो आपका जाएगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए। कहाँ पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए। ध्यान दीजिए, देखिए वहाँ आप लोग नोट कराए थे, ट्रांसपोर्ट के लिए जाएगा तो मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर वो जैसे पहुंचेगा वहाँ पे बंडल से में CO2 को निकाल देगा, मतलब क्या हो गया, C3 में जाएगा वो, तो मतलब क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 344 का 4। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है चूज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, चूज द करेक्ट लेबलिंग फॉर गिवन फिगर। तो पहला दिया है डी सेचुरेशन पॉइंट और ई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ये तो सही है। दूसरा ए अचीव्ड हाई रेट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, इससे मतलब हाई रेट कहाँ हो रहा है, आप देख रहे हैं बी के पास। डी क्या है 10%, 10% आप जानते हैं होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है 10% ही एब्जॉर्ब करता है जितना उसके ऊपर पड़ता है। कंपनसेशन पॉइंट ई, कंपनसेशन पॉइंट वो नहीं होता, वो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे फिक्स हो जाए फोटोसिंथेसिस रेट, आपको बताया गया था। ए लाइट सैचुरेशन पॉइंट, ये भी नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे 45 का फर्स्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था कि जिस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस आपकी फिक्स हो जाती है, इसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जितना इंक्रीज करिए, लाइट चाहे जितना इंक्रीज करिए, इंक्रीजमेंट नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे C4 का कितना था 360, C4 का कितना था C4 का 350 और C3 का 450। तो देखिए E क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे दिया है E मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता है रेट, क्योंकि वहां उसके ऊपर जा नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या दिया है D सेचुरेशन पॉइंट, तो आपको पता है D क्या है, सेचुरेशन पॉइंट है किसका, C किसका, C3 प्लांट का, ये हो जाएगा 45 का फर्स्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब बेटा चलो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, रिस्पायरेशन। तो आपको अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स में पढ़ना हो या कोई न समझ में आया हो, फिर से आप चाहते हो कोई टॉपिक डिस्कस करने के लिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, आई ऑलवेज विथ यू। और स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि पूरा सिलेबस जो आपके नीट में पूछा जाता है या बोर्ड में जो पूछा जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या कहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता चले कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो आपके काम में आ रहा है। ठीक है, ताकि हम उस वर्क को और करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।